गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपके सामने 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाए। और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टेट, एचएसएससी, केवीएस, एसएससी की तैयारी कर रहे हों, तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे लेवल 1 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, फिर उसके बाद लेवल 2 के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चंस आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द एलील दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अनदर इज। मतलब एलील दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अनदर इज कोडोमिनेंट, डोमिनेंट, रिसेसिव या फिर कम्प्लीमेंट्री। तो मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू मेंडल ऑब्जर्वेशंस इन ए हाइब्रिड ओनली वन ऑफ द एलील्स इज एक्सप्रेस्ड। द एलील दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अदर एलील इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। तो हमारा जवाब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर रिसेसिव एलील इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑर्गेनिज्म विद 2 अनलाइक जीन्स फॉर ए ट्रेट इज कॉल्ड। एन ऑर्गेनिज्म विद 2 अनलाइक जीन्स फॉर ए ट्रेट इज कॉल्ड होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, वाइल्ड वैरायटी या फिर डोमिनेंट वैरायटी। मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, एन ऑर्गेनिज्म विद 2 अनलाइक एलील्स ऑफ ए जीन फॉर ए ट्रेट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस for that a particular trait. For example, pea plant with capital T small t alleles, it is a heterozygous for height. तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा बच्चों, हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मेंडल कंडक्टेड हिज फेमस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स बाय वर्किंग ऑन। मेंडल कंडक्टेड हिज famous breeding experiments by working on Drosophila, Pisum sativum, E. coli या फिर हम कह सकते हैं all of these। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, Mendel conducted his famous breeding experiments by working on a garden pea, that's a scientific name is Pisum sativum। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे होंगे अब यहाँ पर, Which of the following is a recessive trait in a garden pea plant? Tall stem, wrinkle seeds, green colored pod या फिर round seed। आपको रिसेसिव ट्रेट बताना है इनके अंदर कि कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। तो wrinkle seed क्या है यहाँ पर, wrinkle seed is a recessive character. It weighs among 7 pair of contrasting characters chosen by Mendel। मेंडल ने 7 करेक्टर बताए थे डिफरेंट टाइप के, जो कि उन्होंने बताया था कि भाई गार्डन पी प्लांट का जो रिसेसिव ट्रेट है उनमें से एक है रिंकल्ड सीड्स। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लियोट्रॉपिक जीन। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है कि विच कंट्रोल मोर देन 1 करेक्टर, मतलब जो एक से ज़्यादा करेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्टली, तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे बच्चों आप यहाँ पर, द मेन रीजन फॉर ए मेंडल सक्सेस इन डिस्कवरिंग द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाज। फर्स्ट ऑप्शन है ही कंसिडर्ड ईच करेक्टर सेपरेटली। सेकेंड ऑप्शन है ही वॉज लकी नॉट टू एनकाउंटर विद ए लिंकेज प्रॉब्लम। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं आप, द प्लांट वॉज प्योर ब्रीडिंग, या फिर आपका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, आपका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। बिफोर मेंडल सेवरल साइंटिस्ट परफॉर्म ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी इनहेरिटेंस बट दे कुड नॉट सक्सीड। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस वर ऑल द मेंशन्ड फैक्टर्स। Beside these, most important reason for Mendel's success was that he kept definite numerical records which helped him to deduce ratios of a different progenies। ये आपका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई देगा। इफ़ ए प्लांट इज ए हेट्रोजाइगस फॉर टॉलनेस, द F2 जनरेशन हैज़ बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, दिस प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, if two alleles remain together in an organism, they do not get mixed and separate or segregate in next generation। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे बच्चों स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी 1:2:1, 3:1, 1:1 या 1:2। तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? मैं आपको फिर बता देता हूँ। द जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:1। तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता हुआ, द विच वन इज ए पॉसिबल प्रोजेनी in F2 generation of pure breed tall plant with round seeds and short plant with wrinkled seeds। तो देखिए, आपको ये बताना है कि पॉसिबल प्रोजेनी क्या होगी F2 जनरेशन के अंदर जब हम प्योर ब्रीड टॉल प्लांट, राउंड सीड और शॉर्ट प्लांट रिंकल सीड को आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा? टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स ये भी मिलेंगे, टॉल प्लांट विद रिंकल सीड्स ये भी हमें प्राप्त होगा, शॉर्ट प्लांट विद राउंड सीड्स ये भी प्राप्त होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए सेगमेंट ऑफ DNA प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए प्रोटीन इज कॉल्ड। ए सेगमेंट ऑफ DNA प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर ए प्रोटीन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, ट्रेट या फिर जीन। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, a segment of DNA providing information for a protein is called gene। Gene stores information in the form of nucleotide sequence and acts as a unit of inheritance। तो ये आपका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे होंगे यहाँ पर, Mendel studied 7 contrasting characters for his breeding experiment with Pisum sativum। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स डिड ही नॉट यूज़? इनमें से कौन सा उन्होंने यूज़ नहीं किया? पॉड कलर, पॉड शेप, लीफ शेप या फिर प्लांट हाइट। तो मैं आपको बता दूं, जो 7 करेक्टर्स लिए थे मेंडल ने वो थे पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सी ऑप्शन, जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर नहीं लिया। लीव शेप इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मेंडल्स लॉ अप्लाई ओनली व्हेन। मेंडल का नियम तभी अप्लाई हो सकता है जब F1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोज 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, द करेक्टर्स आर लिंक्ड, पेरेंट्स आर प्योर ब्रीडिंग या फिर फर्स्ट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन अदर पेयर्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है प्योर ब्रीडिंग वाला। मतलब पेरेंट्स क्या होने चाहिए? प्योर ब्रीडिंग होने चाहिए, तभी मेंडल के नियम क्या हो पाएंगे? अप्लाई हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर रिसेसिव वाइट फ्लावर्ड पी प्लांट विद ए प्योर डोमिनेंट रेड फ्लावर्ड प्लांट। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ हाइब्रिड्स फ्रॉम द क्रॉस शुड शो 50% white flower and 50% red flower, all red flowered plants, 75% red flowered and 25% white flowered plants या फिर all white flowered plants। सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो बात कही गई है कि मेंडल ने प्योर रिसेसिव वाइट कलर के जो फ्लावर पी प्लांट है उनको प्योर डोमिनेंट रेड फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस कराया। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर डोमिनेंसी जो होगी तो सारे के सारे जो प्लांट के फ्लावर का जो कलर होगा वो क्या होगा? रेड कलर होगा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है।
देता हुआ, म्यूटेशन इज ए, म्यूटेशन क्या है? चेंज दैट कॉजेज इवोल्यूशन व्हेन इनहेरिटेड, चेंज विच अफेक्ट्स द पेरेंट्स ओनली बट नेवर इनहेरिटेड, चेंज विच अफेक्ट्स द ऑफस्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन ओनली, या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, म्यूटेशन आर सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन DNA ऑफ द सेल। They occur naturally and are usually recessive. They can also be induced. तो mutation create inheritable variations which cause evolution. तो it means कि आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सभी। Why were pea plants more suitable than dogs for Mendel's experiment? पहला ऑप्शन है देयर वर नो पेडिग्री रिकॉर्ड्स ऑफ डॉग्स, पी प्लांट्स कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड, ऑल पी प्लांट्स हैव ओनली 2 क्रोमोजोम्स, या फिर लास्ट में है डॉग्स हैव मैनी जेनेटिक ट्रेट्स। तो 15 क्वेश्चन का अगर आप जवाब देखें तो डॉग्स क्या है? यूनिसेक्सुअल है। डॉग्स क्या है? यूनिसेक्सुअल है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होगा। फर्टिलाइजेशन अकर होगा तो बहुत सारे वेरिएशंस क्या हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से समझें कि मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए लिया था क्योंकि वो सेल्फ फर्टिलाइज होता था। ठीक है, तो पी प्लांट्स कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड। जब हम क्रॉस करते हैं तो हम लिखते नहीं है द F1 प्रोजेनी क्या करती है बेटा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, फिर उसके बाद क्या है नए वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो पी प्लांट कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज, लेकिन डॉग्स कभी भी सेल्फ फर्टिलाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो यूनिसेक्सुअल हैं और रिप्रोडक्शन में उनका योगदान रहता है। Question number 16. If a tall plant is crossed with a dwarf plant, this type of cross is called? बिल्कुल आसान जवाब है, डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, रेसिप्रोकल, ट्राईहाइब्रिड। जब हम टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो किस टाइप का क्रॉस कहलाता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर। हाउ मैनी जीन्स A child receives from its father? सभी बच्चों को मालूम है the 50% of genes a child receives from its father. Question number 18. Question number 18 आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। Segregation of alleles takes place during meiosis, cleavage, fertilization, crossing over. तो segregation of alleles कब हो सकता है? meiosis के दौरान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ देखिए बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज? तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था उसमें जो रेशियो आई थी वही आपको यहाँ पर बतानी है। द 9:3:3:1 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। In a dihybrid cross, 4 phenotypes form in the ratio of 9:3:3:1 because of first option है dominance of one phenotype in each pair of contrasting traits, second option है independent assortment of the genes of contrasting traits, crossing over of genes, या लास्ट में है mixed effect of dominance and independent। तो आपका सही जवाब जो इसके अंदर है वो क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एन एलील इज सेड टू बी ए डोमिनेंट इफ, पहला ऑप्शन है इट इज़ एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशंस, सेकंड ऑप्शन है इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली इन सेकंड जनरेशन, थर्ड ऑप्शन है it is expressed only in heterozygous condition, fourth option है it is expressed only in homozygous condition. You have a little bit knowledge about this type of questions. The 21 questions you can say that the first option is correct. An allele is said to be the dominant if it is expressed in both homozygous and heterozygous conditions. It is generally represented by capital alphabets. डोमिनेंट के कैरेक्टर हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों। आर्कियोप्टेरिक्स
was a link between reptiles and mammals, birds and mammals, reptiles and birds, या फिर amphibians and reptiles? तो आर्कियोप्टेरिक्स एक लिंक है किसके बीच में? आर्कियोप्टेरिक्स एक प्रकार का क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स वाज अ फॉसिल विच शो बोथ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. मतलब आर्कियोप्टेरिक्स वाज अ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. दैट इज a really very important question. You will give a correct answer. Ontogeny repeats phylogeny. This is expressed by natural selection theory, recapitulation theory, mutation theory, theory of inheritance of acquired characters. तो आपको मैं बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी ये एक्सप्रेस करता है रिकैपिचुलेशन थ्योरी को. रिकैपिचुलेशन थ्योरी को हम बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं, जो कि अर्नेस्ट हैक्कल ने दी थी. उन्होंने बताया था दैट एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिपीट्स recapitulates in condensed form the stages through which its ancestors have passed in the course of their evolution. So this law can be stated in 3 words: ontogeny repeats phylogeny. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है. क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे सभी बच्चे. द ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन विच पोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल इज. ये तो सभी बच्चों को जवाब आना चाहिए. यूग्लिना इज योर करेक्ट आंसर. यूग्लिना इज ए प्रोटोजोन हैविंग फोटोसिंथेटिक एबिलिटी लाइक प्लांट्स, बट लाइक एनिमल्स इट शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन इन सम कंडीशन. Thus, presence of both plant and animal features make it a connecting link between plants and animals. So that's why your answer is C. Question number 25. 25 questions आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर. A vestigial organ of man is adrenal glands, sebaceous gland, ear pinna, vermiform appendix. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 आपको वेस्टिजियल ऑर्गन नज़र आ रहे होंगे, ईयर पीना और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये दोनों के दोनों करेक्ट आंसर हैं. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर इन ऑरिजिन बट डिसिमिलर इन फंक्शन, डिसिमिलर इन ऑरिजिन बट सिमिलर इन फंक्शन, डिसिमिलर इन ऑरिजिन एंड फंक्शन, सिमिलर इन ऑरिजिन एंड फंक्शन. तो बेटा मैं आपको बता दूं, होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है. द ऑर्गन्स विच हैव कॉमन ऑरिजिन एंड द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27. सेट विच इंक्लूड्स ओनली एनालॉगस स्ट्रक्चर. एक सेट आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल शो करता है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड बैट, हाइंड लेग्स ऑफ हॉर्स, ग्रास हॉपर एंड बैट, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट एंड बर्ड्स, मैंडिबल्स ऑफ कॉकरोच, मॉस्किटो एंड हनी बी. तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा बिल्कुल करेक्ट, सी ऑप्शन. क्यों? द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट्स एंड बर्ड्स आर एनालॉगस स्ट्रक्चर्स as wings are used in flying in all these animals, but the origin of the wings are not same in these animals, so that's why they are considered into the analogous structures. Now the question number 28. In its most widely accepted sense, organic evolution means descent with modification, spatial creation, occurrence of mutations, environmental conditions. क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान सा जवाब है. यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ही क्या है? बिल्कुल ठीक है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. क्या, कैसे? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आर द चेंजेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशन. It is also called as biological evolution, which is a process of cumulative change of living populations and in the descendant population of organisms. In simple words, we can say that it is a descent with modification. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29. अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर. आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए. द Stanley Miller conducted an experiment to demonstrate that
Simple organic molecules like amino acids could be produced if an electric discharge is passed through a mixture of such gases as might have been present in the atmosphere of early Earth. The gaseous mixture he used in the experiment comprised of कौन कौन सी गैसेज थी उसके एक्सपेरिमेंट के दौरान, कौन कौन सी गैसेज का उपयोग किया था? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, वाटर वेपर। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसमें आप देख पाएंगे स्टैनली मिलर ने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1 की रेशियो में लिया था और वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट थे। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता हुआ। अंडर सर्टेन कंडीशंस द साइंटिस्ट हैव obtained cell-like structures but not true organization of a cell. These are referred as. आपके सामने ऑप्शन है माइक्रोब्स, कॉन्सर्वेट्स, यूबायोन्ट्स, प्रोटिस्ट। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, आपका सही जवाब होगा यहाँ पर कॉन्सर्वेट्स। कॉन्सर्वेट्स क्या हैं? लार्ज कोलोइडल एग्रीगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ग्रुप टुगेदर ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। दीज स्ट्रक्चर्स हैड नो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट डे सेल बट दे ऑर्गेनाइज इनटू लिविंग मैटर। मतलब आज के दिन भी ये क्या है? लिविंग मैटर के अंदर प्रेजेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 लेवल 2। थोड़ा सा लेवल हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, आपको ये अंडरस्टैंड करना है। 32 को 31 क्वेश्चन है आपका, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। इस पिक्चर को देखिए थोड़ी देर तक, आपको ये एक्स पता चल जाएगा और वाई के बारे में पता चलेगा। ये फॉसिल से रिलेटेड है, तो आप समझ गए होंगे कि जो ऊपर जो एक्स लिखा है वो रिसेंट फॉसिल है और वाई क्या है? बहुत ही पुराना फॉसिल है। तो यहाँ इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखिए, आप पढ़िए एक बार। द फॉसिल फाउंड इन द लेयर एक्स रिजेंबल्स द फॉसिल फाउंड इन लेयर वाई। दिस सिमिलरिटी मोस्ट लाइकली सजेस्ट दैट। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं आप ये देख लीजिए। पहला ऑप्शन है द फॉसिल of layer Y must be more complex than that of a layer X. Second है modern forms of life may have evolved from earlier forms of life. Third option है the fossil of layer X was formed before the fossils of layer Y. और लास्ट ऑप्शन है vertebrate fossils are found only in sediments. तो देखिए सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आप कहेंगे द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैव इवोल्व फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब आज के समय जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो पहले जो लाइफ थी उसी के कारण ये संभव हो पाया है। तो आपका ऑप्शन बी क्या रहेगा यहाँ पर बच्चों? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डायरेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेंडल एक्सपेरिमेंट। कौन सा इनमें से डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकलता है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के द्वारा? तो पहला और लास्ट ऑप्शन तक देखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड। सेकंड ऑप्शन है 2 कॉपीज ऑफ ईच ट्रेट इज इनहेरिटेड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड ऑप्शन है फॉर रिसेसिव ट्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड बोथ कॉपीज शुड बी आइडेंटिकल। लास्ट ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन कैन अल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनमें जो सही जवाब है वो है आपका लास्ट ऑप्शन। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ नज़र नहीं आती है। नेचुरल सिलेक्शन कैन अल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट। आप कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन कैन अल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट इज़ नॉट कंक्लूडेड बाय मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑल द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल वर डन इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड देयर वाज नो स्कोप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू एक्ट. So that's why the D option is your correct. Question number 33 come in your screen. The question number 33 is if a heterozygous tall plant is crossed with a homozygous dwarf plant, the proportion of dwarf progeny will be 50%, 75%, 100% या फिर 25%. तो देखिए हिट्रोजाइगस टॉल प्लांट को जब हम होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ अगर क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजेनी जो बनेगी वो क्या बनेगी? 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। तो आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल
करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे आप। द क्रॉसिंग ऑफ ए होमोजाइगस टॉल प्लांट विद ए ड्वार्फ वुड यील्ड प्लांट्स इन द रेशियो ऑफ 2 टॉल एंड 2 ड्वार्फ, 1 होमोजाइगस टॉल, 1 होमोजाइगस ड्वार्फ एंड 2 हेट्रोजाइगस टॉल, या ऑल होमोजाइगस ड्वार्फ या फिर ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। तो देखिए, जब हम क्रॉसिंग कराते हैं होमोजाइगस टॉल प्लांट की ड्वार्फ के साथ तो हमें कौन सी रेशियो प्राप्त होती है। तो हमें यहाँ पे सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट आपको मिलेंगे, क्योंकि आप ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कारण समझ पाएंगे। आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा होगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। अब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। A true breeding tall plant is crossed with a true breeding short plant and the F1 produced is self-pollinated to produce F2 generation. A ratio of true breeding tall and true breeding short plant in F2 generation will be, आपको ये निकालना पड़ेगा और ये आप निकालेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 1:1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आता हुआ कि ब्लू आई कलर इन ह्यूमन इज रिसेसिव टू ब्राउन आई कलर। द एक्सपेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ ए मैरिज बिटवीन ब्लू आइड वुमेन एंड ब्राउन आइड मेल हु हैड ए ब्लू आइड मदर आर लाइकली टू बी इन द रेशियो ऑफ ऑल ब्लू आइड, ऑल 3 ब्लू आइड एंड 1 ब्राउन आइड, ऑल ब्राउन आइड, या फिर लास्ट में ऑप्शन है 1 ब्लू आइड एंड 1 ब्राउन आइड। तो आपका इन चारों में से ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? आपका लास्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आप कह सकते हैं कि 1 ब्लू आइड एंड 1 ब्राउन आइड क्या होगी, आपको यहाँ से प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज क्रोमोसोम थ्योरी of heredity was formulated for the first time on the basis of which of the following observations। सबसे पहले क्रोमोसोम की जो थ्योरी दी गई थी हेरिडिटी में, तो क्या दी गई थी? पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम्स लाइक मेंडेलियन फैक्टर्स एक्सिबिटेड सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, क्रोमोसोम बीइंग मेन स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस। थर्ड ऑप्शन था डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स थ्रू सेक्स क्रोमोसोम्स। डी ऑप्शन था ए फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आपका यहाँ पे जो बिल्कुल सही था, क्रोमोसोम जो थ्योरी दी गई थी हेरिडिटी के ऊपर, तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्योंकि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज फॉर्मुलेटेड बाय सटन एंड बॉवरी। उन्होंने प्रूव किया था, दे प्रूव्ड दैट जीन्स आर सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम्स। दीज आर नॉट जीन्स बट क्रोमोसोम्स that separate and cross over during sexual reproduction and carry out inheritance and variations। तो आपका सही जवाब क्या है बच्चों? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 38 क्वेश्चन नज़र आता हुआ। रिसेसिव म्यूटेशंस आर एक्सप्रेस्ड। रिसेसिव म्यूटेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ऑलवेज सिंस इट इज़ ए म्यूटेशन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, नाइदर इन होमोजाइगस नॉर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, या फिर इन होमोजाइगस कंडीशन। तो रिसेसिव म्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा 38 का? वो होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। द रिसेसिव म्यूटेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशंस। क्यों? रिसेसिव म्यूटेशन कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस एज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट नॉर्मल जीन विल मास्क देयर एक्सप्रेशन। डोमिनेंट होगा तो दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39। द रीजन वाई सम म्यूटेशंस विच आर हार्मफुल डू नॉट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम जीन पूल इज दैट। पहला ऑप्शन है दे आर रिसेसिव एंड कैरिड बाय हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। दूसरा ऑप्शन है दे आर डोमिनेंट एंड शो अप मोर फ्रीक्वेंटली। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर बिकॉज ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन, या लास्ट ऑप्शन है दे हैव फ्यूचर सर्वाइवल वैल्यू। तो आपके पास ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से जो आपका बिल्कुल करेक्ट जो जवाब होगा वो होगा बेटा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दे आर रिसेसिव एंड कैरिड बाय हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। हम क्या कहेंगे यहाँ पर? द सम रिसेसिव म्यूटेशंस
which are harmful do not get eliminated from a gene pool as they are carried by heterozygous individuals and they do not express in heterozygotes. The individuals with such harmful genotype cannot be affected by a natural selection and will survive successfully and acts as carriers of these mutation to future generations. तो इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन के ऊपर। A true breeding tall and smooth-seeded pea plant was crossed with a true breeding dwarf and wrinkle-seeded plants. All the F1 plants were tall and demonstrate. क्या शो करेंगे? Principle of assortment of characters. That recombination of characters appear in F2 generation. That pea tall plants were heterozygous या फिर that tallness was dominant over dwarfness. तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। The tallness was dominant over dwarfness. क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 41 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता हुआ। द फैक्ट दैट F1 प्लांट्स व्हेन बैक क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट टाइप yielded 4 types of plants in equal proportion. It proved that the F1 plant produced 4 types of gametes in 3:1 ratio, 4 types of gametes in equal number, 2 types of gametes in 3:1 ratio या 3 types of gametes in 3:1 ratio। तो मैं आपको बता दूं आपके क्वेश्चन में ही इसका जवाब है। आप देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है यहाँ पर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि रिसेसिव पेरेंट विल प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स। दस 4 फिनोटाइप्स में रिजल्ट ड्यू टू द 4 डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय F1 plants. F1 plants are hybrids and contain both of the alleles of character. So that's why the B option is your correct. क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। In Drosophila, red eye character is dominant over white eye character. When a homozygous red-eyed individual is crossed with a homozygous white-eyed individual and individuals of F1 generation are intercrossed, 12 individuals are produced. White eye individuals of these will be 3, 6, 9 and 12. तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब क्या होगा बेटा? 3 आपका क्या होगा यहाँ पर जवाब होगा। अब बढ़ते हैं 43 क्वेश्चंस के ऊपर। 43rd क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स मेंडल डिड नॉट कम क्रॉस लिंकेज बिकॉज। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान मेंडल कभी भी लिंकेज की बातें नहीं किया करता था, क्योंकि ही स्टडीड ओनली पी प्लांट्स। ही डिड नॉट हैव ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। कैरेक्टर्स ही स्टडीड वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम पेयर्स। दे वर टू मैनी क्रोमोजोम्स इन्वॉल्व। तो आपका 43rd क्वेश्चन में जो बिल्कुल सही जवाब है वो क्या है बच्चों? सी है। क्यों? लिंकेज इज फाउंड बिटवीन दो जीन्स विच आर सिचुएटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। Characters studied by Mendel were located distantly on different chromosome pairs. तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 देख पा रहे होंगे बच्चों आप। Presence of temporary gill pouches in embryos of snakes, birds and mammals indicates that these embryos need the pouches of breathing. Common ancestor of these animals had gill pouches. Lungs evolved from gills. Fluid medium in which these embryos develop has abundant oxygen. तो जो टेम्परेरी जो गिल पाउचेस थे एम्ब्रियोज थे स्नैक्स बर्ड्स मैमल्स में, वो क्या इंडिकेट कर रहे थे? वो इंडिकेट करते हैं बच्चों कॉमन एंसेस्टर ऑफ दीज एनिमल्स हैड गिल पाउचेस, मतलब कॉमन एंसेस्टर के बारे में यहाँ पर बता रहे थे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 क्वेश्चन आपको सामने है। फॉसिल एक्स कैन बी कंसिडर्ड टू हैव इवोल्व्ड अर्लियर दैन फॉसिल वाई इफ फॉसिल वाई वाज वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स दैट आर होमोलोगस टू फंक्शनल स्ट्रक्चर इन फॉसिल एक्स। दूसरा ऑप्शन है वाई स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स देन फॉसिल एक्स। सी ऑप्शन है बच्चों आपके पास वाई इज़ इन बेटर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन देन एक्स, या फिर लास्ट ऑप्शन है एक्स इज़ फाउंड इन लोअर स्ट्रेटम ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सेडिमेंट्री रॉक देन वाई। तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? आपका जो सही जवाब है वो है लास्ट वाला ऑप्शन, द एक्स इज़ फाउंड इन लोअर स्ट्रेटम ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सेडिमेंट्री रॉक देन वाई। अगला क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट tadpole of Herdmania
shows chordate characters like presence of notochord, dorsal nervous system and tail. This fact is related with एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान टेडपोल हार्टमेनिया क्या शो कर रहे थे? कॉर्डेट कैरेक्टर जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल नर्वस सिस्टम और टेल। तो ये क्या रिलेट करते हैं? तो ये रिलेट कर रहे हैं बच्चों बायोजेनेटिक लॉ, मतलब इस नियम को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, डार्विन ऑब्जर्व वेरिएशंस इन बीक स्ट्रक्चर्स ऑफ फिंचेस ऑफ Galapagos Islands due to adaptations for different modes of feeding. This gave evidence of intraspecific variation, interspecific competition, intraspecific adaptation, speciation due to natural selection. तो आपका यहाँ पे जवाब क्या होगा? स्पेशिएशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। क्यों होगा? क्योंकि डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया था? डार्विन ऑब्जर्व वेरिएशंस इन बीक स्ट्रक्चर ऑफ फिंचेस, या हम बोल सकते हैं बर्ड्स ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स ड्यू टू अडेप्टेशन फॉर डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग। इट गेव एविडेंस ऑफ स्पेशिएशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन. Variation in these finches are advantageous for their survival, so it is selected by nature. These variations accumulated in successive generations and formed a new species. So that's why the D option is your correct. Question number 48 आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आता हुआ, इसको देख लीजिए कंप्लीट. Why was the primitive atmosphere of Earth more beneficial to the origin of life than the modern atmosphere of Earth? पहला ऑप्शन है द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हैड ए लेयर ऑफ ओजोन दैट शील्डेड द फर्स्ट डेलिकेट सेल्स. सेकेंड ऑप्शन है द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग वन दैट फैसिलिटेटेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स. थर्ड ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज एन ऑक्सीडाइजिंग वन दैट फैसिलिटेटेड the formation of complex substances from simple molecules. ये लास्ट ऑप्शन है द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हैड लेस फ्री एनर्जी देन द मॉडर्न एटमॉस्फेयर एंड दस न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स वर लेस लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड. तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है बच्चों बी ऑप्शन. क्या रहेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट रहेगा. बी ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा. क्यों रहेगा? द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ was reducing that facilitated the formation of complex substances from simpler molecules. Moreover, there was no ozone layer in atmosphere, so external energy sources also act significantly on these reactions. So that's why the B option is your correct. Question number 49 देख पा रहे होंगे बच्चों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर. All mammals, whale, dolphin, bat, monkey and horse have some important common characters, but they also show conspicuous differences. This is due to the phenomena of. तो ये आपका जो ऑप्शन दे रखा है नॉर्मलाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस, तो मैं आपको बता दूं ये होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज द इवोल्यूशन in which one species of animal or plant give rise to a number of different forms. As the original population increases in size, it spreads out from its center of origin to exploit new habitats and food resources. So that's why the D option is your correct, divergence. आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following is not true for a species? Member of species can interbreed. Variation can occur among members of a species. Each species is reproductively isolated from every other species. या फिर लास्ट ऑप्शन है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्पीसीज के बारे में ट्रू नहीं है. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, ये बिल्कुल गलत है. तो क्या कहेंगे? मेंबर्स जो हैं मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज इंटरब्रीड एंड सो जीन फ्लो अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स कैन इंटरब्रीड विद इन द स्पीसीज बट नॉट आउटसाइड द स्पीसीज. सो दैट्स वाई द डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. तो बच्चों शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखेंगे क्योंकि इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आने जा रहे हैं. तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे. आपसे बच्चों फिर मुलाकात होगी. जय हिंद, जय भारत.